Hello guys, once again welcome back to online biology classes. डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे साइटोकाइनेसिस डिवीजन पर आपसे चर्चा की और आपको बताया कि केंद्रक द्रव विभाजन होने के पश्चात या कैरियोकाइनेसिस विभाजन के पूर्ण होने के तुरंत पश्चात कोशिका द्रव विभाजन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। आपको बताया कि कोशिका द्रव विभाजन होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। पहला होता है कोशिका पटलिका विधि। कोशिका पटलिका विधि से कोशिका विभाजन जो होता है वो पादप कोशिकाओं में होता है, अर्थात पादप कोशिकाओं में कोशिका पटलिका विधि द्वारा किसका निर्माण होता है, कौन सा विभाजन होता है, कोशिका द्रव विभाजन होता है। कोशिका द्रव विभाजन में क्या है कि कोशिका के मध्य में, पादप कोशिका के मध्य में, ठीक है, जो कोशिका द्रव होता है उसमें क्या बनती है, गोल्जिकाएं होती हैं, ठीक है। गोल्जिकाएं की पटलिकाएं होती हैं या स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, उनके टुकड़े होते हैं, या अंतःप्रतवी जालिका के जो टुकड़े होते हैं वो कोशिका के मध्य में आकर के क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। इस तरीके से पादप कोशिका जो होती है उस पादप कोशिका के अंदर बीचों बीच में यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, ये तुर्क तंतु के टुकड़े होते हैं या अंतःप्रतवी जालिका के टुकड़े होते हैं या फिर गोल्जिकाएं की पटलिका होती है, उनका निर्माण कोशिका के मध्य में हो जाता है। और ये पटलिकाएं धीरे धीरे किस ओर बढ़ती जाती है, कोशिका भित्ति की ओर बढ़ती जाती है। ये कोशिका भित्ति है, धीरे धीरे कोशिका भित्ति की ओर बढ़ती जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि कोशिका कला के अंदर मिल जाती है और इस प्रकार से एक कोशिका जो होती है वो दो कोशिकाओं में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इस तरीके से एक कोशिका जो होती है वो कितनी कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, दो कोशिकाओं के अंदर विभक्त हो जाती है। देखिए इस प्रकार से कौन सा द्रव विभाजन होता है, कोशिका द्रव विभाजन में कौन सी विधि होती है, कोशिका पटलिका विधि। दूसरा हमने आपको बताया खास विधि। कोशिका खास विधि के द्वारा कोशिका द्रव विभाजन होता है वो मेजरली किसके अंदर होता है, जंतु कोशिकाओं में होता है। अर्थात जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव विभाजन किसमें होता है, कोशिका द्रव विभाजन, ठीक है, कोशिका खांच विधि द्वारा होता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव विभाजन किसके द्वारा होता है, कोशिका खांच विधि द्वारा होता है, ठीक है। देखिए कोशिका खांच विधि में क्या है, मैं आपको बता दूं कि जंतु ये कोशिका है और इस जंतु कोशिका में दो केंद्रक बन गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोशिका के मध्य में क्या है, खांचों का निर्माण होता है। खांच ने बोले तो इनको संकीर्णन या इन्हें कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है। ये संकीर्णन धीरे धीरे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। एज लाइक दिस संकीर्णन इज गोइंग ऑन कंटिन्यू। संकीर्णन जो होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो कोशिका जो होती है वो आप देख रहे हो यहाँ पर दो भागों में विभाजित हुई नजर आ रही है। और इस प्रकार से एक कोशिका जो होती है वो कितनी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। उसके बाद हमने आपसे बात की थी समसूत्र विभाजन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस डिवीजन। देखिए समसूत्र जो विभाजन होता है उस समसूत्र विभाजन में एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि एक मदर सेल होती है, ये एक मदर सेल है, ठीक है, एक मात्र कोशिका है, ये द्विगुणित अवस्था में होती है। गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर दोनों पुत्री कोशिकाओं में कैसी है, समान है। पहला तो मैंने आपको बताया कि समसूत्र विभाजन द्वारा, ठीक है, एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। दूसरा आपको हमने बताया था महत्व कि मात्र कोशिका और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। ये मदर सेल है, ये डॉटर सेल्स है, दोनों के अंदर क्या है, गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। जब किसी व्यक्ति के चोट लग जाते हैं, किसी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, जब किसी जीव की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है या उनमें क्षतिग्रस्त भागों पर घावों का निर्माण हो जाता है तो घावों को भरने के लिए उनकी कोशिकाएं क्या करती है, समसूत्र विभाजन का कार्य करती है। आनुवंशिक दृष्टि से आप देखेंगे कि पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो निश्चित क्या है, बनी हुई रहती है।
पुरानी और वृद्ध कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट होती जाती हैं, ठीक है, और उनके स्थान पर नई कोशिकाओं का क्या होता चला जाता है, निर्माण होता चला जाता है। आपको बताया लोअर कैटेगरीज के जो जंतु होते हैं या पादप होते हैं उनमें अलैंगिक जनन या कायिक जनन की क्रिया होती है, और अलैंगिक जनन और कायिक जनन की क्रिया के दौरान कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। देखिए आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस इन एनिमल एंड प्लांट सेल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन का अंतर, ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन के अंतर पर आपसे बात कर रहे हैं। देखिए बात करते हैं, लेसन नंबर आपका चल रहा है 10। लेसन का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इज इट क्लियर? देखिए बात करते हैं, टॉपिक है आज का हमारा डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस इन एनिमल एंड प्लांट सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में समसूत्र विभाजन के अंतर पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं एनिमल सेल्स पर। देखिए एनिमल सेल, और दूसरा कौन सा हमारा प्लांट सेल पर आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं, प्लांट सेल पर आपसे डिस्कशन करना है। पहला देखिए जंतु जो कोशिकाएं होती हैं उनके सभी ऊतकों के अंदर, ठीक है, या सभी प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जंतु कोशिकाओं में सभी प्रकार की कोशिका और ऊतकों में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, या हम कह सकते हैं माइटोसिस डिवीजन इज फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। विभिन्न प्रकार के ऊतकों में क्या होता है भी समसूत्री विभाजन होता है। परंतु आपको बता दें पादप कोशिकाओं में सामान्यतः जो समसूत्री विभाजन होता है वो विभजोतक कोशिकाओं में होता है। कौन सी कोशिकाओं में होता है, विभजोतक कोशिका, जिन्हें मेरिस्टेम सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो पादप कोशिकाओं में जो मेरिस्टेम सेल्स होती है, विभजोतक जो कोशिकाएं होती हैं, उन विभजोतक कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। जबकि जंतु कोशिकाएं जो होती हैं उन जंतु कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, कोशिका विभाजन जो होता है, कौन सा कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है वो सभी प्रकार की कोशिका और सभी प्रकार के ऊतकों में होता है। क्लियर बात है? तो ऑल टाइप ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। देखिए दूसरा पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, दूसरे डिफरेंस पर। देखिए पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, ठीक है, पादप कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। इसलिए कोशिका विभाजन की क्रिया के दौरान वहां पे सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। जबकि यहाँ पर जंतु जो कोशिकाएं होती हैं उन जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में सेंट्रियोल क्या है, पाया जाता है। तो कोशिका विभाजन की क्रिया के दौरान यहाँ पर क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्रिया के दौरान क्या नहीं पाया जाता है, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। सेंट्रियोल में आपको बता देता हूं, सेंट्रियोल को तारक केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तारक केंद्र कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट अंतर पर अगर हम बात करें कि पादप कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन होता है, पादप कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन होता है उसमें तारा रश्मि का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता है, तारा रश्मि, एस्ट्रल रेज का निर्माण नहीं होता है। तो पादप कोशिकाओं में तारा रश्मियों का निर्माण नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं के अंदर एस्ट्रल रेज का क्या होता है, निर्माण होता है। तारा रश्मियों का क्या होता है, निर्माण होता है। यहाँ पर तारा रश्मियों का निर्माण होता है, यहाँ पर क्या है, एस्ट्रल रेज का क्या होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है, तारा रश्मियों का निर्माण नहीं होता है।
देखिए नेक्स्ट बिंदु पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट डिफरेंस पर आपको बता दें, कोशिका विभाजन के समय, ठीक है, कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिकाओं में जब केंद्रक द्रव विभाजन हो जाता है तो केंद्रक द्रव विभाजन की पश्चात पादप कोशिका में कोशिका द्रव विभाजन होता है और पादप कोशिका में कोशिका द्रव विभाजन होता है, वह कोशिका पटलिका विधि का द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेल प्लेट मेथड के द्वारा होता है। यहां पर कह सकते हैं कि पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव विभाजन सेल प्लेट मेथड के द्वारा होता है, कोशिका पटलिका विधि द्वारा होता है। जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव विभाजन किसके द्वारा होता है? कोशिका खांच विधि के द्वारा होता है, सेल फैरो मेथड के द्वारा होता है। फैरो का अर्थ होता है खांच। सेल फैरो मेथड के द्वारा यहाँ पर क्या होता है? कोशिका द्रव विभाजन होता है। एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं, एनिमल सेल्स जो होती है उनमें समसूत्र विभाजन सभी प्रकार की कोशिका और ऊतकों में होता है। नंबर 1, पादप कोशिकाओं में सामान्यतः जो समसूत्र विभाजन होता है वो केवल मेरिस्टेम सेल के अंदर होता है, द्विजोतक कोशिकाओं में होता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्रिया के दौरान सेंट्रियोल क्या है? पाया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, जंतु कोशिकाओं में तारक किरणें क्या है? कोशिका विभाजन की क्रिया के दौरान क्या है? बनती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्रिया के दौरान एस्टर रेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। सबसे अंत में मैंने बताया जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव विभाजन जो होता है वो कोशिका खांच विधि द्वारा होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव विभाजन, जिसको आप साइटोकाइनेसिस डिवीजन कहते हैं, वह कोशिका पटलिका विधि द्वारा होता है। ठीक है, देखिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ माइटोसिस डिवीजन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ माइटोसिस डिवीजन, समसूत्र विभाजन की अवधि पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ माइटोसिस डिवीजन, ड्यूरेशन ऑफ माइटोसिस डिवीजन, समसूत्र विभाजन की अवधि पर हम आपसे बात कर रहे हैं। समसूत्र विभाजन की अवधि पर हम आपसे क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं समसूत्र विभाजन की अवधि। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ माइटोसिस डिवीजन? इज इट क्लियर? देखिए समसूत्र विभाजन की अवधि पर हम बात कर रहे हैं। आपको बता दूं, भिन्न भिन्न जाति के जो जीव होते हैं, भिन्न भिन्न जाति के जो जीव होते हैं, उनकी कोशिकाओं में जो समसूत्र विभाजन होता है उसमें भिन्न भिन्न क्या है? समय अवधि लगती है। यानी कि भिन्न भिन्न जाति के जीवों की कोशिकाओं में जब समसूत्र विभाजन होता है तो समसूत्र विभाजन की जो अवधि होती है उन भिन्न भिन्न कोशिकाओं में, उस समय की अवधि कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। और यह अवधि किस पर निर्भर करती है मैं आपको बता दूं, समसूत्र विभाजन की जो अवधि होती है वो वातावरणीय कारकों से सर्वाधिक रूप से प्रभावित होती है। या तो वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, और मेजरली जो अगर प्रभावित होने की बात करें तो कोशिकाएं जो होती हैं या समसूत्र विभाजन की अवधि होती है वो सर्वाधिक रूप से पोषण पर निर्भर करती है या फिर टेम्परेचर से सर्वाधिक रूप से प्रभावित होती है। आपसे पूछा जाए कि समसूत्र विभाजन की अवधि सर्वाधिक रूप से किन कारकों से प्रभावित होती है? ठीक है, समसूत्र विभाजन की अवधि मुख्यतः किन कारकों से प्रभावित होती है? तो पहला कारक पोषण के द्वारा, दूसरा टेम्परेचर के द्वारा, और तीसरा मैंने बताया एनवायरमेंटल फैक्टर के द्वारा। फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। दीज थ्री factors affect the duration of mitosis division. Is it clear? देखिए सामान्य रूप से जो समसूत्र विभाजन होता है उसको पूरा होने में, सामान्य रूप से समसूत्र विभाजन को पूरा होने में मिनिमम 6 मिनट लगती है और मैक्सिमम क्या है? कई घंटों तक लगती है। ठीक है, क्या लगता है? कई घंटों तक क्या है इसका समय लगता है। समसूत्र विभाजन में मिनिमम 6 मिनट से लेकर के और कई घंटों तक क्या है उसमें समय लगता है।
क्योंकि अलग अलग जो जीवों की कोशिका होती है, पादप कोशिका होते हैं या जंतु कोशिका होते हैं, या अलग अलग जाति के जो जीव होते हैं, उनकी कोशिकाओं में जो समसूत्रीय विभाजन की अवधि होती है वो कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, आपको बता दूं समसूत्रीय विभाजन का एक चक्र को पूरा होने में, ठीक है, लगभग 16 से लेकर के 24 घंटे का क्या लगता है, समय लगता है। 16 से लेकर के 24 घंटे का समय क्या लगता है, एक समसूत्रीय विभाजन को पूरा होने में लगता है। अब एक समसूत्रीय विभाजन कहां से स्टार्ट होगा, इंटरफेज अवस्था से। इंटरफेज अवस्था के बाद एम फेज। एम फेज जो होती है वो दो भागों में बटी होती है, केंद्रक द्रव विभाजन और कोशिका द्रव विभाजन। यानी कि इंटरफेज से लेकर के और फिर केंद्रक द्रव विभाजन यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस डिवीजन पूरा होने में लगभग 16 से लेकर के 24 घंटे का क्या लगता है, समय लगता है। इसलिए वो क्या कहलाएगा, एक चक्र कहलाएगा। सामान्यतः एक समसूत्रीय विभाजन को या एक चक्र को पूरा होने में 16 से लेकर के 24 घंटे का क्या लगता है, समय लगता है। देखिए समसूत्रीय विभाजन की जो अवधि होती है, ठीक है, वह अवधि विभिन्न प्रवस्थाओं में क्या लगता है, भिन्न भिन्न समय लगता है। आपको पता है समसूत्रीय विभाजन को मुख्य रूप से 4 प्रवस्थाओं में बांटा गया है। पहला मैंने आपको बताया था प्रोफेज अवस्था, ठीक है, जिसको पूर्व अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था जो होती है उसे मेटाफेज अवस्था कहते हैं, जिसे मध्य अवस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था होती है उसे एनाफेज अवस्था कहते हैं। चौथी फेज जो होती है उसे क्या कहा जाता है, टीलोफेज अवस्था या उसे अंत अवस्था कहते हैं। आपको बता दें समसूत्रीय विभाजन की जो प्रोफेज अवस्था होती है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों टाइमिंग में बता रहा हूं, लगभग 8 मिनट का समय उसमें लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, प्रोफेज अवस्था को पूरा होने में 8 मिनट का समय लगता है। मेटाफेज अवस्था को पूरा होने में लगभग 4 मिनट का क्या होता है, समय लगता है। एनाफेज अवस्था को पूरा होने में लगभग 1 से लेकर के 4 मिनट का समय लगता है। और टीलोफेज अवस्था जो होती है उसके अंदर इसका जो टाइमिंग होता है वो लगभग 4 से लेकर के 8 मिनट लगता है। टीलोफेज अवस्था में समय 4 से 8 मिनट लगेगा, एनाफेज में 1 से 4 मिनट लगेगा, मेटाफेज में 4 मिनट लगेगा और प्रोफेज अवस्था में 8 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है। ये हमने बात की है समसूत्रीय विभाजन की अवधि, ठीक है। तो ये समसूत्रीय विभाजन में क्या है कि भिन्न भिन्न जाति के जीवों के अंदर समसूत्रीय विभाजन जो होता है, कोशिका में जो समसूत्रीय विभाजन होता है उसमें समय अवधि कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। देखिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और वो है अंतःसूत्रीय विभाजन। देखिए एंडोमाइटोसिस डिवीजन, थर्ड टॉपिक पर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोमाइटोसिस डिवीजन। देखिए बात करते हैं एंडोमाइटोसिस डिवीजन, जिसको अंतःसूत्रीय विभाजन भी कहा जाता है। कौन सा विभाजन कहा जाता है, अंतःसूत्रीय विभाजन भी कहा जाता है। देखिए आपसे पूछा जाए भी अंतःसूत्रीय विभाजन क्या है, ठीक है, तो आपको मैं बता दूं ये विभाजन कब होता है। सामान्य रूप से क्या है, जीव के शरीर की कोशिकाओं में किसी विष का प्रभाव हो जाता है या किसी रासायनिक पदार्थ का प्रभाव हो जाता है या किसी भौतिक या रासायनिक कारक जो होते हैं उनका प्रभाव हो जाता है, तो वहां पर क्या है कि उन जीवों की कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो विभाजित होते हैं और वो गुणसूत्र विभाजित होकर के उनकी संख्या कैसी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या विभाजित होकर के कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। परंतु उस विभाजन के दौरान उस कोशिका के केंद्रक में विभाजन नहीं होता है, यानी कि कैरियोकाइनेसिस डिवीजन इज कंप्लीटली एब्सेंट बट ओनली क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड एंड फॉर्म्ड जस्ट इन डबल नंबर्स, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी संख्या हो जाती है, विभाजन होने पर, गुणसूत्रों का विभाजन होने पर गुणसूत्र उनकी संख्या कैसी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। परंतु केंद्रक द्रव विभाजन नहीं होता है, उस कोशिका का केंद्रक विभाजित नहीं होता है। ऐसा सामान्य रूप से किसके कारण होता है, मैंने आपको बताया विष के प्रभाव से होता है।
काल्विसिन नामक एक रासायनिक पदार्थ होता है, या मस्टर्ड गैस होती है, या राइबोन्यूक्लियेज एक एंजाइम होता है। इन सभी के प्रभाव से क्या है, जो विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती हैं उनमें तुर्क तंतुओं का निर्माण नहीं होता है, और तुर्क तंतुओं का निर्माण नहीं होने के साथ साथ वहां पर केंद्रक विभाजन भी नहीं होता है, कैरियोकाइनेसिस डिवीजन भी नहीं होता है। इसलिए अंतःसूत्री विभाजन की परिभाषा देखिए ये कोशिका है, मान लीजिए ये कोशिका किसी एंजाइम के प्रभाव में आ गई है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम के प्रभाव में आ गई है, या किसी विष के प्रभाव में यानी कि आपको मस्टर्ड गैस के प्रभाव में आ गई है, या फिर काल्विसिन नामक एक रासायनिक पदार्थ के प्रभाव में आ गई। तो यहाँ पर देखिए इस कोशिका में मान लीजिए गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर कितनी है, सामान्य रूप से 2 थी सामान्य अवस्था में, परंतु जैसे ही कोशिका किसी भौतिक या रासायनिक कारक के प्रभाव में आती है तो उस स्थिति में यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, जस्ट इनकी डबल हो जाती है। कितनी हो गई, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 2 थी, अब यहाँ पर कितने बन गए, 4 बन गए, परंतु इस केंद्रक में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं हुआ। आपने देखा कि समसूत्री विभाजन में यही केंद्रक 2 भागों में बढ़ जाता है, इस तरीके से 2 भागों में बढ़ गया था, परंतु अंतःसूत्री विभाजन में केंद्रक द्रव विभाजन नहीं होता है। नहीं, इस विभाजन की क्रिया के दौरान तुर्क तंतुओं का भी निर्माण नहीं होता है। स्पिंडल फाइबर्स इज नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द एंडोमाइटोसिस डिवीजन। इज इट क्लियर? देखिए परिभाषा हम किस तरीके से देंगे, हाउ टू डिफाइन द एंडोमाइटोसिस डिवीजन। अंतःसूत्री विभाजन की परिभाषा, ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्र विभाजित होकर के दुगने हो जाते हैं परंतु उनमें केंद्रक विभाजन नहीं होता है, इस प्रकार के विभाजन को अंतःसूत्री विभाजन कहते हैं। ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्र क्या होता है, विभाजित होकर के दुगने हो जाते हैं परंतु उसके केंद्रक में क्या नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है, इस प्रकार के कोशिका विभाजन को अंतःसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, देखिए अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं और वो है हमारा अंतिम टॉपिक आज का, जिस पर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको बोलता है मियोसिस डिवीजन। क्या नाम है, मियोसिस डिवीजन। देखिए बात करते हैं मियोसिस डिवीजन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो जी, अर्धसूत्री विभाजन की बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अर्धसूत्री विभाजन की पहले हम डिस्कवरी पर बात करते हैं, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए अर्धसूत्री विभाजन को अंग्रेजी में मियोसिस शब्द के नाम से जाना जाता है। मियोसिस शब्द जो है, ठीक है, 1905 के अंदर, ठीक है, 1905 के अंदर फॉर्मर और मुरे नामक वैज्ञानिक थे। 1905 में फॉर्मर और मुरे नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले मियोसिस नाम दिया। कौन सा नाम दिया था, मियोसिस नाम दिया। मियोसिस नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, फार्मर और मुरे था, जिन्होंने 1905 में मियोसिस या हम जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं ये नाम दिया था। 1990 की बात बता रहा हूं, विनी वाइटर नाम का एक वैज्ञानिक था। विनी वाइट नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि जब जीवों में युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है, तो युग्मकों के निर्माण के समय गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मात्र कोशिका से, ठीक है, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। किसमें हो जाती है, पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। देखिए हम बात करते हैं कि भैया अर्धसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो जर्मिनल सेल्स में होता है, यानी कि जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन कौन सी कोशिकाओं में होता है, जर्मिनल सेल्स में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। जर्मिनल सेल्स के अंदर अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अब अर्धसूत्री विभाजन को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए एक मात्र कोशिका है, इसको लिख रहे हैं मदर सेल, कोष्टक में लिख रहे हैं शॉर्टली MC मदर सेल। मदर सेल जो होती है इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो यहां पर देखिए ये पुत्री कोशिकाएं बनी, ठीक है, और पुत्री कोशिकाओं की संख्या आप यहां पर देख रहे हैं। मियोसिस फर्स्ट होता है, 2 प्रकार का होता है, हम आपको फिलहाल डायरेक्टली बता रहे हैं।
मियोसिस फर्स्ट होता है, दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन जो होता है वो दो चरणों में क्या होता है, पूरा होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड। और भी इसको हम ठीक से समझने के लिए बोल सकते हैं कि अर्धसूत्रीय विभाजन दो प्रकार का होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। देखिए यहां पर क्या है, ये पुत्री कोशिकाएं बन गई है, ठीक है। जब इस मातृ कोशिकाओं में, मातृ कोशिका से क्या बनती हैं, पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। तो पुत्री कोशिकाएं, इनको कहते हैं हम डॉटर सेल्स। कौन सी कोशिका कहते हैं, डॉटर सेल्स कहते हैं। डीसी लिख रहे हैं हम कोष्टक में। तो मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित है, पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कैसी है, एकगुणित है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं अर्ध का मतलब आधा, सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र। अर्थात मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिका से दुगनी होती है। या हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से कैसी होती है, आधी होती है। मातृ कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित है, तो पुत्री कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, यहाँ पर अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है, ठीक है। जबकि मदर सेल्स में क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है, ठीक है। तो मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं से दुगनी होती है, उसे अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। या ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी होती है, उसे अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं। आपने देखा कि अर्धसूत्रीय विभाजन की क्रिया के दौरान एक कोशिका से, एक मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, यहां पर 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि आपने देखा कि समसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं बनी थी, परंतु अर्धसूत्री विभाजन के अंदर एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। आपको मैं बता दूं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, विनी वाइट नाम का जो वैज्ञानिक था उसने 1990 में ये बताया था कि मातृ कोशिकाओं में जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो वहां पर इंटरफेज अवस्था होती है, उसमें G1, S और G2 प्रवस्थाएं होती हैं। जो इसमें G2 प्रवस्था होती है वो बहुत ही या तो अनुपस्थित होती है या बहुत ही कैसी होती है, अल्पकालिक होती है। ऐसा विनी वाइट नामक वैज्ञानिक ने 1990 के अंदर बताया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे किसके बारे में, अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान, ठीक है, कोशिकाएं 2 प्रकार से विभाजित होती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन जो होता है वो 2 चरणों में पूर्ण होता है, या हम यूं बोल सकते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार, 2 चरण, या कोशिका 2 भागों में विभाजित होती है। एक होता है विषमांगी, ठीक है, दूसरा होता है समांगी। विषमांगी को अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम भी कहते हैं, या उसे रिडक्शन विभाजन भी कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। समांगी जो होता है उसको हम होम्योटाइपिक प्रकार का सेल डिवीजन कहते हैं, या उसे कई बार कैसे कहा जाता है, समसूत्रीय विभाजन के समकक्ष विभाजन भी उसे कहा जाता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे समसूत्रीय विभाजन के विभिन्न चरणों पर आपसे डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।